तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। आप सभी के लिए मैं बता दूं, आज की इस वीडियो में क्लास 11th का प्रीवियस ईयर्स 2020 के एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 11th का एग्ज़ाम जो था 2022 में टर्म 1 ऑब्जेक्टिव था और टर्म 2 क्या था, सब्जेक्टिव था। तो इस वीडियो में तो जो 2020 का जो क्वेश्चन आंसर है उसको आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं फाइनल। टोटल 40 प्रश्न हुआ करते हैं, ठीक है ना। और 40 प्रश्नों में से 40 को हम लोग करेक्ट आंसर से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप क्लास 11th में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 12th में आपको इसी चैनल के द्वारा पढ़ना पड़ेगा। आगे समझ में। सो हाय दोस्तों, हम आ गए स्क्रीन पे और देख सकते हैं आप पोस्टर मेरे सामने है। जय क्लास 11th का प्रीवियस ईयर्स 2020 VBI MCQ घोर के पी लो, एकदम सजीवन बूटी है। सच में बता रहे हैं जी, 2020 में और जितना आप लेक्चर करवा दिए हैं नीचे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। और टोटल चीज़ जितना बता रहे हैं ना, एकदम रट लेना है, एकदम चाहे जैसे भी नहीं करके पढ़ो आप। बहुत समय अभी क्लास 11th के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल चीज़ है बहुत। देखिए कलेक्शन करने में ना क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव प्रीवियस कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए आप लोग का वीडियो नहीं आ पा रहा है अभी, ठीक है। आप लोग को मतलब एक तरीके के क्या ही बोले, बहुत रिसर्च करना पड़ता है कि कब कहाँ से मतलब कोई मटेरियल मिले तब जाकर कोई क्लास चले। देखिए 2020 में 1 घंटे का क्लास हुआ था, ये 1 घंटे का एग्ज़ाम हुआ था, फुल मार्क्स 40 नंबर था। और अब अभी भी जो है 40 नंबर ही होगा, सभी ऑप्शनल है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है ये वाला, ठीक है। देखिए द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ फॉल्ट्स एटसेट्रा ऑन अर्थ इज नोन एज, मतलब इसको हम लोग क्या चीज़ बोल देते हैं, ठीक है। आपको ना एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, इसके अंतर्गत ना बहुत सारी चीज़ें हैं। एक नंबर में अगर आप इसके आंसर की ओर गौर करोगे तो जिसको ये मिला हुआ था, मतलब ये क्वेश्चन पेपर में 2020 में क्वेश्चन की फॉल्ट कहें कि क्या कहें, इसमें ना कुछ चीज़ जैसे ऑप्शन 1 2 3 4 यहाँ पे दिख रहा है ना, इसमें ना ऑप्शन के नंबरिंग में ही थोड़ा सा ना उसको मोटा कर दिया है। क्या कर दिया है? मोटा। तो उस मोटे वाले से आपको लगेगा कि भाई वो वाला ना करेक्ट आंसर है, बट हाँ कुछ आंसर है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गलत है। हम आपको आगे एक्सप्लेन करते चलेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। टोटल चीज़ हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्लास 11th में अगर दिक्कत हो जाएगी तो 12th में क्या करोगे, ठीक है। चलिए, तो इसके अंतर्गत जो है हम लोग भूविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले वलन हो गया, भ्रंश हो गया इत्यादि मतलब घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है भौतिक भूविज्ञान, सेल विज्ञान, आर्थिक भूविज्ञान, संरचनात्मक भूविज्ञान। तो क्या इसमें कौन सा हो जाएगा? सेल विज्ञान तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग पेट्रोलॉजी का स्टडी करते हैं। आर्थिक भूविज्ञान भी नहीं हो सकता, ये 11th के सिलेबस से बाहर है। 11th के सिलेबस में यही है, भौतिक और संरचनात्मक। तो होगा क्या ये इन दोनों में? संरचनात्मक में ये होगा कि पृथ्वी की रचना किन प्रकार से हुई, उसके अंतर्गत हम लोग संरचनात्मक पढ़ते हैं। तो वलन भ्रंश ये नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? भौतिक भूविज्ञान। आगे समझ में। इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। इसके बाद है पृथ्वी की द मिडिल पार्ट ऑफ, देखिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी द मिडिल पार्ट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज नोन एज, कि मतलब कि पृथ्वी का जो इंटरनल जो मिडिल पार्ट है, इंटरनल स्ट्रक्चर के मिडिल पार्ट जो है, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? ऊपर वाले को परपट्टी कहते हैं, बीच वाले को मेंटल कहते हैं, उसके नीचे वाले को कोर कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? परपट्टी, कोर, मेंटल क्या होगा इसमें? देखिए इसमें आपका हो जाएगा आंसर मेंटल। क्या हो जाता है? मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सडन वाइब्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज, कि अगर सडनली अगर पृथ्वी में वाइब्रेशन होने लगे तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं भूकंप से। क्या उसे कहते हैं? भूकंप, इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूर्य के सतह पर लगभग तापमान होता है, द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन इज अराउंड, कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार कौन से प्लेट, ठीक है, के द्वारा नए पर्वत निर्माण के लिए जो है ये महत्व रखते हैं? अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बाय विच टाइप ऑफ प्लेट मार्जिन न्यू माउंटेन बिल्डिंग कीप्स इम्पोर्टेंस, ओके।
तो समझ में आ गया। इसमें जो है रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिव जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रचनात्मक, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारे पास कि द नियरेस्ट प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मतलब कि वह कौन सा सबसे नज़दीक ग्रह है जो परिक्रमा करता है सूर्य का, ठीक है। सूर्य के मतलब सबसे नज़दीक ग्रह यहाँ पे पूछ रहा है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह देखो यहाँ पे मोटा वाला टिक कर दिया है पृथ्वी। बहुत सारे स्टूडेंट इसको में टिक कर देगा जो कि गलत है। क्या हो जाएगा इसका? मरकरी। क्या हो जाता है? मरकरी। मरकरी को हिंदी में बुध कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भूकंपों की तीव्रता कौन मापती है? भूकंप की तीव्रता हम किसके द्वारा मापते हैं? तो उसके लिए एक यंत्र आता है जिसको रिक्टर मापी कहते हैं, रिएक्टर भी उसको कह देते हैं हिंदी में अच्छे से, ठीक है। अगला रिक्टर स्केल हो गया, ठीक है। अगला है हमारे पास कि पृथ्वी पर सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया भी था, माउंट एवरेस्ट था, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है। कितना है? 8848 मीटर। अगला है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है, द सॉइल विच हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम लेक इज झील, कि भूगर्भीय अध्ययन के अनुसार ऐसी मिट्टी जो झील सरोवर से निकल कर बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे तो हम लोग अवशिष्ट मिट्टी तो बोलेंगे नहीं, कहीं से अवशिष्ट लाया गया उसको तो नहीं बोलेंगे। वातोड़ मृदि भी नहीं बोलेंगे। वातोड़ मृदि समझ रहे हैं? मिट्टी मतलब कि हवा द्वारा उसको बहाकर मतलब उड़ा कर लाया जा रहा है, उसे वातोड़ मिट्टी कहते हैं। उसके बाद हिमनदी है जो ग्लेशियर से बना हुआ है, बर्फ से बना हुआ है, ये भी नहीं। क्या हो जाएगा? सरोवरी। और ये पर्यायवाची शब्द भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पे आता है हमारा ओक्सबो लेक इज, ठीक है ना, यानी कि ओक्सबो लेक इज जियोलॉजिकल फीचर फॉर्म्ड बाई, मतलब कि गोखुर एक नाम का झील है। गोखुर झील की भूगर्भीय आकृति किसके द्वारा मतलब बना हुआ है? गोखुर झील, गोखुर जो झील है नदी के बीच में वो बनता है, ठीक है। तो इसको और करेक्ट आंसर हो जाएगा नदी। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं गोखुर झील, आपको दिख जाएगा वहाँ पे सब जगह से। देखिए यहाँ पे जो आंसर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो फिक्स है, किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है। सक्रिय तथा प्रसुप्त किसके प्रकार है? आपको ज्वालामुखी अगर आप पढ़े होंगे तो सक्रिय होता है, सक्रिय मतलब जो हमेशा निकल रहा है, ठीक है। और प्रसुप्त होता है कि एक बार निकल के बेचारा सो गया, फिर नहीं निकल रहा है। तो ये किसका प्रकार है? ज्वालामुखी का। अब यहाँ देखो टिक कर दिया अपर्दन में, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वोल्केनो हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि द वर्ड डेल्टा इज यूज्ड फॉर, कि डेल्टा शब्द का प्रयोग जो है हम लोग किस चीज़ों में करते हैं, ठीक है। तो विभिन्न भूगर्भिक एजेंट के द्वारा शैलों के अनाच्छादन में, कि त्रिभुजाकार सूक्ष्म बालू कणों के निक्षेपण में, कि मोटे बालू के कणों का मतलब मोटे बालू कणों का पौनों के द्वारा निक्षेपण में, कि इनमें से कोई नहीं थी। इसका करेक्ट आंसर ये करेक्ट दिया हुआ है, त्रिभुजाकार में होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि उत्सृत कूप का निर्माण होता है। कुआं दो प्रकार के आपको हम पढ़ाए थे, उत्सृत एक होता है और एक होता है जिसको इंसान द्वारा वो खनकर बनाया गया है, ठीक है। तो एक जो इंसान बनाता है, उत्सृत मतलब होता है अचानक से जो भूमिगत जो जल होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होते हैं, वो अचानक से धरती के ऊपर आना, इसको कहते हैं उत्सृत कूप। तो ये होता है भूमिगत जल द्वारा, इसको इंग्लिश में अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लटकती घाटियां निम्नलिखित में से किसके अपर्दन का स्वरूप है? कोई ऐसा घाटी जो ना लटक रहा है, तो उस प्रकार के वो किसके अपर्दन का जो है वो स्वरूप बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है हिमनद, नदी और भूमिगत जल, और यहाँ पे दिया हुआ है समुद्र। तो क्या इसका जो हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नदी। यहाँ पे समुद्र के द्वारा घाटी का निर्माण नहीं होता है, भूमिगत जल द्वारा भी उतना घाटी का निर्माण नहीं होता है, नदी द्वारा होता है, ठीक है। उसे नदी घाटी कहते हैं। देखो पागल इंसान, ठीक, इसमें भी कर दिया जो गलत है, नदी होगा इस आंसर, रिवर, ठीक है। अगला कस्ट टोपोग्राफी क्षेत्र में गुफा के अंदर भूमिगत जल के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट के नीचे ऊपर की ओर निक्षेपण, वो जो संरचना है उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब गुफा के अंदर अगर भूमिगत जल है, ठीक है, तो उसे हम लोग 2-3 नाम यहाँ पे आ जाता है आपका, ठीक है। तो पहला देख सकते हैं यहाँ पे स्टेलेक्टाइट है, उसके बाद स्टेलेगमाइट है ना। तो क्या इसमें हो जाएगा? उसके बाद है आपका गुफा निक्षेप है ऑप्शन में, और इसके बाद है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? स्टेलेक्टाइट इसका हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेलेक्टाइट, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद अगला है हमारे पास, पूरा कंप्लीट एकदम आंसर है, आप कहीं से किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। वह प्रवाल भित्ति जो समुद्र के पेंदे में बनती है तथा समुद्र के किनारे के नज़दीक पाई जाती है, ऊपरी भाग उबड़ खाबड़ होती है और समुद्र की ओर
ढाल तीव्र होती है और जमीन की ओर मंद होती है, उसे क्या कहते हैं? तटीय प्रवाल भित्ति कहेंगे भाई साहब, उसको क्या क्या कहेंगे? तटीय प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है चट्टानों का, है ना, चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूट फूट कर भौतिक विघटन एवं रासायनिक अपघटन की क्रिया को क्या कहते हैं? कि वो अपने जगह पर ही रहेगा, टूटेगा फूटेगा, विघटन होगा, निक्षेपण होगा, कौन सा प्रोसेस में आता है? ठीक है, तो उसे विदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? विदरिंग कहते हैं अपक्षय। आगे समझ में? बहुत बार ये चीज़ों को हम पढ़ा भी चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि विच क्रिस्टल सिस्टम ऑफ मिनरल आर आइसोट्रॉपिक। ठीक है, मतलब कि आइसोट्रॉपिक किस समुदाय से संबंध रखता है? तो ये रखता है आपका हेक्सागोनल से। किससे रखता है? हेक्सागोनल से। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी संस्तर का अधिकतम झुकाव, जिसको स्लोप कहते हैं, झुकाव को क्या कहते हैं? स्लोप का कोण जो क्षैतिज तल से नापा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नतिलंब कहते हैं कि नति कहते हैं कि दृश्यांश कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं, तो इसको कहते हैं हम लोग नतिलंब। क्या कह देते हैं? नतिलंब। इसका इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्राइक उसका मतलब होता है द काइंड ऑफ फोल्ड विथ, है ना, यहाँ पे आई क्लीन्ड एक्सियल प्लेन्स विथ द, ठीक है, लिम्स ऑफ डिपिंग अनक्वैली इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि वलन का वह प्रकार, वह वलन समझ रहे हो क्या होता है? बड़ा सा पत्थर है, उसमें केवल चिन्ह लगना है, दरारें आना, ये वलन कहलाएगा। लेकिन अगर वो अलग अलग हो जाए अलग अलग हो जाए तब उसे हम लोग भ्रांश कह देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इसे हम लोग वलन का वह प्रकार जिसमें अक्षीय तल झुका हुआ है, नीचे से क्या हो? झुका हुआ हो, तथा फलक विपरीत दिशाओं में तथा मतलब विभिन्न कोनों पर क्या हो? नत हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए इंग्लिश में भी दिया हुआ है अपनति वलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का। तो यहाँ पे कुछ हम नोट्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ नोट्स भी हम यहाँ पे तैयार रखे हुए हैं कि मतलब इसका प्रूफ के साथ बताने के लिए। तो यहाँ पे जो इसका जो हो जाएगा, अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर गया है, ध्यान दीजिएगा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो वो अपनति होता है। आगे समझ में? लेकिन अगर कोई ऊपर से, देखिए इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि अक्षीय तल ही झुका हुआ है, जो ऊपर का तल है ना, ऊपर का अक्षीय तल, ये नीचे झुका हुआ है, तो इसमें हो जाएगा आपका अभिनति वलन। आगे समझ में? इसके बाद अगला, वे रचनाएं जिनके तल पर संस्तर के दो विभिन्न भाग एक दूसरे से दूर हट जाता है। सेम क्वेश्चन है कि पत्थर है और दो अलग अलग टुकड़ा बन गया उसका, बीच में दरार आने से, और दोनों अलग अलग हो गया, तो उसे क्या कहते हैं? उसे भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंश। अगला प्रश्न है हमारे पास कि सबसे कम कठोरता वाले खनिज का नाम क्या है? तो उसको एपेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एपेटाइट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे कि मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है? तो Fe3O4 होता है। क्या होता है? Fe3O4। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किस खनिज में पीजो विद्युतीय गुण पाया जाता है? मतलब कि क्या पाया जाएगा? पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इज फाउंड इन विच मिनरल? तो इसमें हो जाएगा आपका क्वार्टज। क्या होता है? क्वार्टज। ऑप्शन नंबर 2 24 का। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, आ जाता है मेरे पास, ये है कि KALSI3O8 रासायनिक संगठन होता है। देखिए सबसे पहले इसका तो बहुत जगह पे मैंने देखा, तो इसका ना उल्टा आंसर ही गजब का दे रहा है। इसका हर एक चीज़ का आंसर मैंने देखा हुआ है। इसका नोट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 है ना, एक सेकेंड। देखिए ये जो फॉर्मूला है, रासायनिक जो समीकरण है, अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सभी रॉन्ग है। ऑप्शन प्रश्न के अनुसार है, ऑप्शन नहीं है। KAL, ठीक है, और KAL मतलब कि पोटेशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, Si3 और O8 केमिकल कॉम्पोजिशन है किस चीज़ का? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लिख लेना, नोट कर लेना, 5वां नंबर में फेल्सपार होता है। क्या होता है? फेल्सपार। क्या होता है? फेल्सपार। बायोटाइट इसका करेक्ट आंसर इसमें दिया हुआ है, लेकिन फेल्सपार और बायोटाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इसका आंसर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो बायोटाइट होगा, बट अगर एक्चुअल में इसका आंसर देखा जाए, इसका अगर जो रासायनिक संगठन है वो फेल्सपार है, याद रखिएगा। तो आपको फेल्सपार याद रखना है, बायोटाइट भूल जाना है अभी। ठीक है, अगला 26 नंबर क्वेश्चन है कि अभ्रक का उपयोग हम किस चीज़ में करते हैं? घर्षक पदार्थ के रूप में, सीमेंट बनाने में, ताप तथा विद्युत रोधी रहने के कारण बिजली उपकरण बनाने में, इनमें सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, इसके बाद द ओर मिनरल ऑफ लीड, क्या है? लीड। हाँ, सीसा का अयस्क खनिज क्या होता है? तो इसको गैलेना कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेना। अगला प्रश्न है हमारे पास कि ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है किस चीज़ से? तो ये प्रश्न नंबर कितना था? प्रश्न नंबर 28 है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका बनाया जाता है टोपाज से। किस चीज़ से?
टोपाज होता है, टोपाज से ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम होता है विरंजक चूर्ण कहते हैं, ये सब बनाया जाता है। अगला, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है किस चीज़ से? बॉक्साइट से। किससे? बॉक्साइट से। अब कितने लोग एल्यूमिनियम सिलिकेट मत मार देना, क्योंकि नाम एक ही जैसा मिल रहा है। किस से होता है? बॉक्साइट से। इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है यहाँ पे कि खनिजों तथा सेलों के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन हम क्या करते हैं? कि मतलब अगर हमको खनिज के बारे में पढ़ना है, सेल के प्रकाश के बारे में अगर हमें पढ़ना है, किसके अकॉर्डिंग हम लोग मतलब किसके तरीके से पढ़ाई करेंगे? देखिए, साधारण सूक्ष्मदर्शी, इसको माइक्रोस्कोप सिंपल बोलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। क्लाइनोमीटर, कंपास, ये भाई कोई मतलब नहीं है, कंपास वो दिक् सूचक होता है। आगे समझ में? पेट्रोलॉजी मतलब होता है सेल विज्ञान का स्टडी, तो पेट्रोलॉजिकल सूक्ष्मदर्शी से हम देखेंगे, तब जाकर इनके प्रकाशीय गुणों का हम स्टडी कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 31 कि एक ऐसा खनिज जिसमें प्रकाश सभी दिशाओं में समान गति से गमन करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग समदैशिक कहते हैं, आइसोट्रॉपिक। क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपिक। अगला है हमारे पास कि एवरी फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस विच डिटरमाइंस द बाउंड्री ऑफ एनी क्रिस्टल इज नोन एज। आगे समझ में? मतलब कि किसी भी क्रिस्टल की सीमा निर्धारित करने वाली प्रत्येक सपाट और समतल को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक। अगला है हमारे पास यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन कि द एंगल बिटवीन एनी टू ठीक है ना, एडजेंट फेसेस ऑफ ए क्रिस्टल इज नोन एज, मतलब कि क्रिस्टल के किन्हीं दो संलग्न फलकों के बीच की कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं अंतरा फलक कोण। अधिक कोण, ठोसीय कोण ये नहीं होता है। क्या होता है? अंतरा फलक कोण। अगला है हमारे पास 34 नंबर क्वेश्चन कि हाउ मेनी क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस आर फाउंड इन क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, क्यूबिक सिस्टम में कितने ये होते हैं? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आंसर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास यहाँ पे सल्फर बिलोंग्स टू विच क्रिस्टल सिस्टम, कि सल्फर किस क्रिस्टल सिस्टम के अंतर्गत आता है? किस समुदाय के अंतर्गत जो है वो आता है हमारा क्या चीज़? सल्फर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चतुष्कोणीय समुदाय। क्या हो जाएगा? चतुष्कोणीय समुदाय। अगला है हमारे पास कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्वार्टज, क्वार्टज का जो होता है फॉर्मूला केमिकल क्या होता है? तो इसका होता है AsIO2। क्या होता है? AsIO2। ठीक है, अगला है हमारे पास 37 नंबर क्वेश्चन में कि हाउ मैनी क्लेवेज आर प्रेजेंट इन कैल्साइट मिनरल, की जो कैल्साइट खनिज होते हैं किस तरह के विलयन समुच्चय जो होते हैं उसमें होते हैं? तो 37 का ठीक है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे कि एडमेंटेटिव चमक किस खनिज में होता है? तो वो हीरा में होता है। किस में होता है? हीरा में, एडमेंटेटिव। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा बाल्सम एज, तो कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक कितना होता है? इसके बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें कनाडा बाल्सम क्वेश्चन नंबर 39 है मेरे ख्याल से, 39 का कनाडा बाल्सम का होता है 1.54। कितना होता है? 1.54 देख लो, ऑप्शन नंबर 3 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कि कोई यहाँ पे टिक मत करना, ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, गलत है ये। पता नहीं कौन ऐसे मतलब जो मेरे को जो PDF जो सेंड किया, मैंने इसे PDF बनाया, जो फोटो सेंड किया उसमें ये मोटा मोटा मुझे दिख रहा था, मुझे लग रहा था कि भाई कुछ ना दाल में काला जरूर है। तो ये सब मैंने अच्छे से अरेंज करके बनाया, इसीलिए मैं बार बार एक चीज़ को कर रहा हूँ, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। और नोट्स के लिए कॉल मत कीजिएगा, नोट्स किसी को नहीं मिलने वाला, क्योंकि नोट्स देंगे यार इसमें आंसर दिया हुआ नहीं है। ठीक है, आंसर है भी तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, देखो इसका क्या होगा, ऐसे मैंने करके यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद दिख रहा होगा छोटा छोटा। ठीक है, तब मैं जाकर इसको बता पा रहा हूँ। पहले रिसर्च करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कि आगे यहाँ पे हवा में टिक कर दिया है, गलत हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। निम्न में से कौन सा भूकंपीय तरंग सबसे ज़्यादा घातक माना जाता है? कौन सा ऐसा भूकंपीय तरंग है सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, नुकसान करेगा? P तरंग, इसे प्राइमरी वेव कहते हैं। S तरंग सेकेंडरी वेव, L तरंग लार्ज वेव, तो कौन करेगा? सेकेंडरी, प्राइमरी से मतलब नहीं है। प्राइमरी का झटका ना पृथ्वी पर पत्ता भी नहीं चलता है उतना ज़्यादा, एस आता है तब थोड़ा थोड़ा गोले में घुमाकर वो पृथ्वी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। एल जो होता है ना, एल बहुत विनाशकारी होता है, धरती फट जाती है उस जगह पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए, आज की इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन आंसर को कर लिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी। ठीक है, बहुत
जितना बताए हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी अभी आगे क्वेश्चन आंसर का सीरीज चलेगा सबको हम करवाते चलेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। चैनल से संबंधित जितना भी अगर आपको हेल्प मिलेगा हम देंगे। क्लास 11th में अभी आप हैं, ये फर्स्ट वीडियो है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का कभी हम करवाने वाले हैं। पिछला वीडियो आपने नहीं भी देखा है कोई बात नहीं, नहीं भी देखेगा तब भी चलेगा, ये सब हम कर लेंगे। चलिए मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।